50 कहानियों में मैं रचनामती चंदन आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 17 दिन 50 कहानी इस समारोह के अंदर आज 5वें दिन हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए एक से बढ़कर एक सुंदर कहानियों की ओर बढ़ने से पहले माँ शारदा को प्रणाम करते हुए और दीपक की ज्योति जो कि ब्रह्म स्वरूप है उसे प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं काव्या मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमारी आदरणीय अतिथियों लेखिकाओं को कृपया मंच पर लेकर आए। श्रीमती शारदा लाल जी, श्रीमती अलका प्रमोद जी, डॉक्टर अमिता दुबे, प्रोफेसर कीर्ति नारायण और सुधा रस्तोगी जी, प्लीज आप लोग मंच पर आइए और दीप प्रज्वलित करके सर्वत्र सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश फैलाइए। दीपक की जलती हुई गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई लौ ज्ञान, उत्थान और जीवन की सभी चुनौतियों से हमें ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। ये अंधकार पर प्रकाश की शक्ति, अज्ञानता पर ज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। सुलग सुलग री जोत, दीप से दीप मिले, कर कंकड़ बज उठे, भूमि पर प्राण फले, भूमि पर प्राण फले। काव्या मिश्रा जी, आपसे निवेदन है कि कृपया सहयोग करें लोगों का। धन्यवाद। श्रम सिक्त तेल हो, श्रद्धा की वर्तिका संग, निष्ठा का मेल हो, प्रज्वलित हो ऐसे दिए धरा पर, प्रमादी पीढ़ी को भुलाते नहीं। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। हृदय से आभार आप सभी माननीय आदरणीय मित्रों और आप प्रस्तुत है आपके समक्ष आज 5वें दिन की पहली कहानी हिचक। इसको लिखा है आदरणीय सुषमा गुप्ता जी ने और इसको मंच पर प्रस्तुत कर रही है आपके समक्ष संध्या दीप रस्तोगी। तो प्रस्तुत है आज की पहली कहानी हिचक। नमस्कार, मैं संध्या दीप रस्तोगी, कहानी हिचक, लेखिका सुषमा गुप्ता। एक दिन तो पहले ही निहाल कर रखा था, दूसरी और आ गई सोने पे सुहागा। चाची बिल्कुल ठीक कहती थी, आजकल की लड़कियां बिल्कुल बेढंगी, बिल्कुल बेतुकी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी मुन्नी भी बिगड़ती जा रही है। अब 17-18 साल की हो गई, अरे ढटींगरी जैसी हो गई है, लेकिन 12 साल की लड़की की तरह पूरे घर भर में कुदक्कड़े लगाती फिरती है। पहले तो मुझे लगता था कि शायद जॉइंट फैमिली में नंदे, देवरानी, जिठानी भड़काते हैं उसे, इसीलिए इतनी उदंड होती जा रही है।
लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे बाद में समझ में आया ऐसा बिल्कुल नहीं था। अरे 11 बजे तक पड़ी सोती रहेगी, न जगाओ तो बस इधर से उधर करवट बदलती रहेगी। हर उठेगी तो बस 2-4 छींटे आंखों में डाल करके चाय का कप लेकर के बैठ जाएगी। वो भी चाय अगर बनी रखी हो तो। खाना अगर बना होगा तो 2-4 निवाले मुंह में डालेगी और उसके बाद कॉलेज के बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज और भी अच्छे। अगर कभी घेर घार करके कह दो आज तो खाना तुम ही बनाओगी, तो बड़ी मुश्किल से रसोई में पहुंचेगी और मैगी मैकरोनी बना के रख देगी। कहेगी अरे मामा हर गली नुक्कड़ में तो फूड जॉइंट्स हैं, अरे कबाब, पराठा, मैकरोनी, मंचूरियन सब तो मिल जाएगा, क्या जरूरी है कि हर दिन रोटी पराठा खाया जाए। क्या समझाऊं उसको कि अगर इंसान अंतरिक्ष में भी पहुंच जाए तो भी उसे पेट के लिए खाना चाहिए, सर के लिए छत चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। लेकिन भला ये क्या समझेगी? अरे कुछ समझ में नहीं आता है इसको। सुई धागा और कलछुल से तो दूर दूर तक नाता नहीं है इसका। इसकी उम्र में मैं थी तो जाने कितने शॉल और साड़ियाँ काट डाली थी मैंने। ये देखे अभी भी उसका टॉप काट रही हूँ मैं। अब आपसे क्या बताऊं? अरे लड़की है अपनी, अब रात में 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल पे खटुर खुटुर जाने क्या बातें करती रहती है। और मैं कुछ कहूँ तो सुनेगा कौन? अरे बहरी, कानों में ईयरफोन जो ठुसे हुए हैं। मैं कहती भी हूँ अरे हर समय कोने में क्या घुसी रहती हो? अरे बाहर आओ, लोगों के बीच उठो बैठो। तो बड़ी मुश्किल से आएगी ट्रे लेकर चाय नाश्ते की और रख करके वापस। अरे भाई ये क्या बात हुई कि चल दी? तो कहेगी ओ मम्मी आप लोग तो बैठे पंचायत कर रहे थे, मैं सबका क्या मुंह ताकती। अब लो सुन लो भाई, समझा लो अगर समझा पाओ तो। कौन समझाए? अरे कपड़े तो ऐसे पहनती है कि देख कर शर्म आ जाए। लड़की है अपनी, बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन भाई सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी। है ये क्या ये बनाया है? मैं कहूंगी अरे ये क्या, ये नंगे पुंगे कपड़े पहनकर क्यों आ गई? अरे जरा कायदे के कपड़े पहनकर लोगों के सामने आओ। ओ वही वो स्लीवलेस टॉप और फटा चिटा नेकर पहनकर आ जाएगी। कहेगी अरे मम्मी सनी लियोन और ऐश्वर्या राय जब इसे पहनकर वर्ल्ड फेम हो सकती है तो भला मैं क्यों ना पहनूं? अरे आप क्या चाहती हैं कि मैं पुरानी बेगमों की तरह 50 कली का गरारा पहनकर मैं मॉल पीवीआर अपने कॉलेज के फंक्शन में जाया करूं? अब भैया कौन जवाब दे? क्या कहूं उससे? हाँ अरे भाई अगर पीवीआर मॉल में कुछ तुम्हारे साथ ऊंच नीच हो गई तो सनी लियोन के अंगरक्षक आएंगे बचाने के लिए तुम्हें। हाँ, बहुत करती है, लेकिन भैया कौन समझाए, कौन पछड़े में पड़े ये सब। बच्चों के आगे तो भाई माँ बाप बिल्कुल हारे हुए हैं। इसीलिए मैंने अलग घर लिया कि ताकि भाई अब अपने दादी बाबा और भाई के साथ में रहेगी तो कम से कम कुछ काबू में तो रहेगी। लेकिन ये तो मछली की तरह हाथ से फिसलती चली जाती है। अरे जब अनु का रिश्ता आया तो मैंने कह दिया कि हाँ मैं तुरंत शादी करूँगी। मैंने सोचा कि अरे भाई 20 साल की सजी धजी गुड़िया पायल चूड़ियाँ छनकाती हुई जब मेरे पास बैठेगी तो कम से कम मिन्नी को कुछ तो अकल आएगी। लेकिन
अरे मेरे नसीब में सुख कहाँ। यही सोचती रहती थी कि अगर मोबाइल खेलती रहेगी अपनी ससुराल जा कर के तो खुद तो गाली खाएगी ही, हमें भी गाली खिलवाएगी। लेकिन मेरे नसीब में सुख कहाँ। जब मैं शादी होकर के आई थी तो दिन रात सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। सासू माँ ने तो तीसरे दिन ही, शादी के तीसरे दिन सारे मेहमानों के बीच ऐलान कर दिया था। अरे अभी तक मैं लड़के को पका कर खिलाती थी, अब क्या इनको भी खिलाऊंगी। बात हो गया, अब नई पुरानी हो गई, संभाले अपना चूल्हा चौका। बस तब से भाई घर गृहस्थी संभाल रही हूँ, सास ससुर की सेवा में जुटी हुई हूँ, और क्या कर सकती हूँ। दिन भर कामकाज करती हूँ। सोचा था कि बहू आएगी तो वही थोड़ी सेवा करेगी, सुख देगी मुझे, लेकिन अरे वो भला क्या सुख देगी। हिशिता महारानी तो मिन्नी की भी गुरु निकली। तरोई क्या है, भिंडी क्या है, मम्मी जी हमें क्या पता। अरे चावल फैक्ट्री में पैदा होता है या पेड़ में लगता है, मम्मी जी हम क्या जाने। हमारे घर में तो मॉल से आ जाते थे पैकेट, अरे कुछ तो सिखा पढ़ा करके भेजा होता तुम्हारे माँ बाप ने। इसीलिए शादी के पहले कल कहलवा भेजा था मैंने कि अच्छी तरह काम काज सब सीख करके आओ। हमारे घर में दान दहेज नहीं चलता, लेकिन लड़की का बाहर जाना, बाहर का खाना खाना बस एक हद तक ही पसंद किया जाता है। लेकिन नहीं, इनको भला क्या मतलब। हाँ, बस झेल रही हूँ तब से, जाने कब तक झेलती रहूंगी मैं। अरे हाँ, जब शादी होकर आई और डोली से उतरी तो भाई रस्म रिवाज के मुताबिक पूजा पाठ करवा करके मैंने आराम करने के लिए भेज दिया कि भाई शाम को मुंह दिखाई के समय थोड़ा फ्रेश तो महसूस करेंगी। और शाम को जब मैं गई कमरे में तो है क्या देखा, महारानी जी जेवर गहने सब गायब, उतार फेंके, और 3 पीस गाउन पहने पैरों पसारे मेहमानों से हंसी ठट्ठा कर रही है। अरे मुझे तो काटो तो खून रही। मुझे देखते ही बोली, ओ मम्मी मुझसे भारी भारी गहने कपड़े नहीं पहने जाते, मुझे इसकी आदत नहीं है ना। मैंने सोचा कि आदत तो तुम्हें दूल्हे की भी नहीं है, तो फिर क्या करोगी, कैसे बर्दाश्त करोगी उसको। लेकिन भैया चुप रह गई। भला क्या बोलो इन लोगों से, अपनी इज्जत तो अपने हाथ में है। हम मेहमानों को विदा करते हुए, हर पूरा घर समेटते हुए 1 महीना हो गया पूरा, सारा काम काज करती रही। और मिन्नी, अरे मिन्नी तो अब मेरी एक नहीं सुनती है। कभी कभी तो लगता है लगाओ 2 चाटे इसको, लेकिन भैया बड़े बड़े बच्चे हैं, क्या बोले क्या कहें उनसे। ये तो आप भी समझते हैं कि कुछ कह नहीं सकते, फौरन जवाब हाजिर होता है इनके पास में। अरे मिन्नी तो बिल्कुल इनकी हुक्म का गुलाम बन गई है। अब मिन्नी के पास में छोटा सा सेलफोन था और ये लेकर के आई अपने मायके से बड़ा सा स्मार्टफोन। अरे भाई लेकर के आई हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, देखो सीखो सिखाओ। लेकिन सिखाया क्या मिन्नी को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंस्टाग्राम फेसबुक, दोनों लोग मुंह से मुंह जोड़े हर समय क्या जाने क्या देखा करते हैं, कुछ कह ही नहीं सकती। और ऊपर से मिन्नी पर हमेशा हुक्म चलाती है, अरे मिन्नी प्लीज मम्मी ने कस्टर्ड बनाया है, शायद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, प्लीज जरा ले आना।
और बेवकूफ मिन्नी, यस भाभी अभी लेकर के आई, दौड़ती भागती चली जाती है किचन में, हर फौरन हाजिर। ओ मिनी, कॉफी पीने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज लेकर आओ ना। यस भाभी, नो प्रॉब्लम, हर कॉफी हाजिर। अपना तो कभी रसोई में फटकती तक नहीं है, अपने पति की थाली तक परसने नहीं जाती है। अरे क्या बोली, मैंने एक आध बार कहने की कोशिश भी की तो कहती है, मम्मी मेरे घर में भैया तो बाहर रहते थे, मैं और मम्मी थे, कभी कुछ घर में पका लेते थे, कभी ऑनलाइन बाहर रेस्टोरेंट से मंगा लेते थे। भैया यहाँ पर तो ऐसे खाना पकता है जैसे रोज दावतें हो रही हैं। हाँ, अब क्या बताऊं तुमको कि हाँ दावतें ही तो है, चार चार तरह का खाना पकाना पड़ता है, दावत नहीं तो और क्या होगी। लेकिन चुप, बिल्कुल चुप, क्या कहूँ, कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन मैंने कहा, अरे ईशा, अपनी नंद को कुछ कढ़ाई सिलाई सिखाओ, हम अपने ससुराल जाएगी, लोग पूछेंगे भाभी ने क्या सिखाया, तो क्या जवाब देगी। तो कहती है बड़ी मटक के ठसक के, ओ मम्मा, मेरी मम्मी की तो आईसाइट वीक थी, हमें जो काम करवाना होता था तो बस टेलर के पास चली जाती थी या ऑनलाइन मंगा लेती थी। मम्मी आपको क्या चाहिए, आप जो कहिए मंगवा दें आपके लिए। जी में आया कि कहूँ, हाँ चाहिए, तुम्हारी गज भर की जबान कतरने के लिए कैंची चाहिए, मंगवा दो। लेकिन भैया कौन बोल सकता है, क्या कहते, पूरी जिंदगी सास ससुर के साथ निभाया, अब भैया बेटा बहू के साथ में निभाओ। मिनी चली जाएगी तो इन्हीं लोगों के साथ तो मुझे बरतना पड़ेगा। अरे 4 तरह का खाना बनाते बनाते मेरी तो टांगें टूट गई। अम्मा बाबूजी के लिए परहेजी खाना, अपने पति के लिए बिना मसाले का खाना, बच्चों के लिए मसाले वाला खाना। क्या कहूँ, आजकल पैर वैसे ही इतना दर्द करते हैं, कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी किए जा रही हूँ, करती रहूंगी। एक बार मैंने मिनी को सुनाने के लिए जोर जोर से पटकन पटकना शुरू कर दिया और मैंने कहा, अरे भाई, सारे लोग कब तक इस घर में मेहमान बने रहोगे, इस घर की पूरी ठेकेदारी मेरी है क्या, कभी कोई जाएगा रसोई में। तो पीछे से धड़ाक से आवाज आई, मम्मी जी यहाँ मेहराजी नहीं मिलती है क्या, आप भी थक जाती होंगी, एक लगा लीजिए ना, कितना पैसा लेगी। कितना पैसा लेगी, अरे जी ले आया, कहो हाँ पेड़ लगा है पैसों का, हिला दो, झमाझम बरस जाएंगे, लूट लेना बटोर लेना। पेड़ लगा है, महाराजिन लगा लीजिए। अरे लग चुकी महाराजिन, ऐसे धड़ धड़ करती हैं, ऐसे कूदती फिरती है जैसे बिल्कुल बिलल्ली, ऐसे कुदक्कड़े लगाती है। मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है ये सब, कब तक छोटी बच्ची बनी रहेंगी। याद आया, अभी परसों की ही बात है, जरा गौर से सुनिएगा आप लोग। धड़ धड़ करती हुई नीचे उतर आई सीढ़ी से। मैंने देखा, अरे ये क्या हुलिया बना रखा है, खुद जीन्स टॉप पहने हुई थी और मिनी को स्कर्ट ब्लाउज पहनाया हुआ था। आते ही बस हुक्म जारी किया, मम्मी जी हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं घूमने के लिए। मैं भी ताजा सास बनी थी, मैंने फौरन हुक्म दिया, तुम्हें और अनु को जाना है तो जाओ, नहीं जाएगी मिन्नी तुम्हारे साथ। अरे कुछ बताने और कुछ पूछने का मतलब होता है या नहीं होता है, जहां मुंह उठाया चल दिए।
तो उनका तो जवाब पहले से ही तैयार था और पूरा का पूरा दोष अनु के सर पर मढ़ दिया। बोली, मम्मी जी उनसे ही पूछ कर जा रहे हैं, उन्होंने ही तो कहा है तुम लोग बाहर घूम आओ अकेले, मुझे टाइम नहीं है। मैंने भी सोचा, बरखुरदार, आज हत्ते चढ़े हो तुम लोग सारे के सारे, सबको राइट टाइम कर दूंगी अभी। मैंने बुलाया, अनु इधर आ। जी मम्मी। तुमने कहा इन लोगों को बाहर जाने के लिए वाटर पार्क? जी मम्मी, मैंने ही कहा है। अरे बाहर जाएंगी, थोड़ा घूमेंगी फिरेंगी, 4 लोगों से मिलेंगी, तो कम से कम कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो उसे डील तो कर लेंगी। घर में कहा था घुसी बैठी रहेंगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, इमरजेंसी इमरजेंसी सब बकवास है, ये मत भूलो। बड़े रौब से मैंने कहा कि तुम्हारी मम्मी भी इसी यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उतने ही गर्व से उसका जवाब भी आया, हाँ मम्मी मैं जानता हूँ, लेकिन आपके 3 भाई थे और आपकी जॉइंट फैमिली में चचेरे भाई आपके साथ ही रहते थे, आपको तो कभी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप क्या जाती। अरे मम्मी जाने दीजिए इन लोगों को, आप देखिए न्यूयॉर्क लंदन में तो लड़कियां बिल्कुल अकेले रहती हैं, क्या क्या काम बिल्कुल अकेले नहीं करती है। मैंने कहा हाँ वो ठीक है, और तुम्हें क्या पता कि न्यूयॉर्क लंदन में क्या होता है उनके साथ, टीवी में सब दिखाया जाता है। वो बोला, अरे मम्मी टीवी में जो दिखाते हैं सब सच नहीं होता है। अरे मम्मी अगर शाम तक नहीं आएंगे तो टेंशन ले लीजिएगा। अरे कब तक माँ बाप छतरी ताने रह सकते हैं इन लोगों के ऊपर, जाने दीजिए। और हाँ मम्मी आज मैं भी देर में आऊंगा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। ये कहा और तीनों लोग बिल्कुल फुर्र। मैं तो देखती रह गई। अरे बहुत हो गया, मैं देख लूंगी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी अब ये सब। मैंने सोचा, अरे हाँ और सुन लीजिए, देखिए आपको ये तो जरूर लगेगा कि अपने बच्चों की बुराई करती हूँ, लेकिन दिल जल रहा है, कहूँ तो किससे कहूँ, अब आप ही से कह सुन लेती हूँ। कम से कम आप लोग तो समझेंगे ना, इस चीज़ को समझेंगे ना। हाँ मैंने, अरे ये जो मिनी है ना, मोबाइल पर चैटिंग करती रहती है, जाने किससे बतियाती रहती है। मैंने जब एतराज़ किया तो बोली, ओ मामा मेरे ये फ्रेंड्स नर्सरी से मेरे साथ पढ़े हैं, तो मैं इनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कैसे कर दूँ। अरे मामा भैया की भी तो इतनी सारी फ्रेंड्स थी, किसी को वो भगा कर तो नहीं ले आए, और आप भी तो कुवैत में पढ़ी हैं, और भाभी के कितने सारे फ्रेंड्स उनकी शादी में आए थे, क्या सबको राखी बांधना जरूरी है मामा। मैं किसी के घर जाती नहीं, किसी को अपने घर बुलाती नहीं, बातें तो करती हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, अरे यूनिवर्सिटी इसी शर्त पर भेजा था कि बिल्कुल ठीक ठाक अपने आप को रखोगी, किताब का लेन देन नहीं करना, लाइब्रेरी में नहीं बैठना, लड़कों से बात नहीं करना, फैशन नहीं करना। लेकिन भैया सब कुछ यही हो रहा है जो नहीं करना था। लेकिन तो मैंने भी सोच लिया, पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब तो मैं कुछ न कुछ करके रहूंगी। बस जल्दी जल्दी किचन गई, वहाँ पर बाबूजी के लिए मैंने जल्दी से खाना लगाया, खाना लगा करके मैं उनको कमरे में देने के लिए गई। आज तो कुछ ना कुछ जरूर हो करके रहेगा। जब मैं कमरे में गई तो बाबूजी जमीन पर बेहोश गिरे पड़े हुए थे, आंखें बिल्कुल पलटी, मुंह खुला हुआ था।
मुझे क्या करूं? घर में तो कोई भी नहीं है, ये लोग भी चले गए, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। पड़ोस से जल्दी से मैं डॉक्टर को बुला करके लाई। उन्होंने कहा आप जल्दी से इन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाइए। रिश्तेदारों को फोन किया, मैं अकेली क्या करती, लेकिन रिश्तेदारों को भी तो सारे काम इसी समय होते हैं, कोई नहीं आया। हार करके मैंने इशिता को फोन किया, इशी जल्दी से आ जाओ, दादाजी गिर पड़े हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। उधर से आवाज आई, ओ मामा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप वहीं रहिए, मैं अभी एम्बुलेंस भेज रही हूँ और यहाँ पर मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी हॉस्पिटल में, प्लीज आप वहीं रहिए और पापा से भी कह दीजिए कि वहीं रहे, मैं सारा मैनेज कर लूंगी। सारा मैनेज कर लूंगी? ये लड़कियां जो सब्जी में मसाला तो ठीक से डाल नहीं पाती हैं, अस्पताल मैनेज करेंगी? लेकिन भैया काम तो था ही, करवाना था मुझे, सो करती क्या। किसी तरह से जल्दी जल्दी तैयारी की और एम्बुलेंस का इंतजार करने लगी। एम्बुलेंस आई और उसमें बैठकर बाबूजी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। बाबूजी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उनका कमरा बिल्कुल तैयार था। डॉक्टर ने बताया उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है, ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ेगी। क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से लाऊं? मैं अकेले कहाँ कहाँ दौड़ूं, कहाँ कहाँ भागूं? अनु भी नहीं है यहाँ पर। तभी क्या देखा, एक लड़का और लड़की ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए चले आ रहे हैं। कमरे में उन्होंने जा करके सिलेंडर फिक्स कर दिया और बाहर आ गए। मैंने सोचा हॉस्पिटल में तो नर्स और वार्ड बॉय किसी की सुनते ही नहीं है, भला ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ जरूर इशिता ने 100-200 रुपए पकड़ाए होंगे, तभी काम कर रहे हैं। हाँ अरे भाई मुझे क्या, काम होने से मतलब, चाहे जैसे भी हो। मैं चुपचाप बैठ गई और मैं इंतजार करती रही। इतने में वो एक लड़का और आया, वो हाथ में बिस्लेरी बॉटल्स, बिस्कुट, फल लिए हुए था। उसने कहा आंटी जी ये पानी पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, आप घर से ऐसे ही चली आई होंगी, प्लीज आपके लिए है। उसने इशिता से पूछा, इशी तुम चाय पियोगी या कोल्ड ड्रिंक? इशी अच्छा, तो 100-200 रुपए में इतनी दोस्ती कि मेरी बहू को नाम लेकर पुकार रहा है। ठीक है भाई, मुझे तो बाबूजी को देखना है। उस समय में क्या कहती, कुछ नहीं कह पाई मैं। इतने में मिन्नी आई, उसके साथ सफेद एप्रिन पहने एक डॉक्टर था। मिन्नी ने कहा मधुकर तुम मम्मी जी को समझाओ। उसने कहा आंटी मैं मधुकर हूँ, मैं मणिका के साथ में बैचमेट था। इंटरमीडिएट के बाद हम दोनों की लाइन अलग हो गई, लेकिन हम लोग अभी भी एक दूसरे के टच में हैं। ये मेरी बहुत फिक्र करती है। आप बिल्कुल परेशान मत हो आंटी, दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बहुत सही समय पर लेकर आई हैं इनको। अच्छा तो ये डॉक्टर है और ये बैचमेट है, बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद इशिता बोली मम्मी ये विमल है ना, ये मेरा बैचमेट है, ये आपको घर छोड़ आएगा और मैं और मिनी यहाँ पर रुकेंगे। आप मेरे और मिनी के कपड़े भिजवा दीजिए, हम लोग यहाँ पर सब मैनेज कर लेंगे, आप घर को देखिए। मैं चुपचाप विमल के साथ घर आ गई। अब मैं घर संभाल रही हूँ और दोनों लड़कियां अस्पताल में हैं। अभी कल फोन आया था मिनी का कि मम्मी कल दादाजी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आप घर में पूरी तैयारी रखिए, मैं और भाभी उनको लेकर के आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं गलत थी?
कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ मैं ही करती हूँ। मेरे समय में तो ऐसा होता था, वैसा होता था। इन सारी चीजों से अलग एक दुनिया और भी है जो मेरे बच्चों ने मुझे दिखा दी थी। कोई क्या कहेगा, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अब मैं इस हिचक से बिल्कुल बाहर निकल आई हूं, और आप लोग भी निकल आइए इससे बाहर। अभी तक जो मैंने कहा भूल जाइए उसे। मुझे तो अपनी बेटी और बहू पर, नहीं, दोनों बेटियों पर बहुत गर्व है। तो ये आदरणीय सुषमा गुप्ता जी द्वारा लिखी गई कहानी हिचक, जिसको मंच पर जीवंत किया था संजना दीप रस्तोगी। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही है कि आप सब लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई। और ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ भी होता है ना जीवन में,